जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज 27 दिसंबर 2022 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में। सबसे पहले आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं ले पाया। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी तो इस वजह से नहीं ला पाया, बट आज से कंटिन्यूस रहेगा अभी। तो पहले पेज पे तो कुछ काम की खबर है नहीं। मोदी जी ने बात करी है जलसिंकी से, और यहाँ पे भी कुछ काम की खबर नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं पहले पेज पे। ये चंदा कोचर का केस है आईसीआईसीआई फ्रॉड का, ये चल रहा है बहुत दिनों से, लेकिन कोई ऐसा मेजर अपडेट नहीं है। फिर हम ये दिल्ली की न्यूज़ है, लोकल न्यूज़, इसमें भी कुछ खास खबर है नहीं। दिल्ली में ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है और देहरादून और धर्मशाला से भी ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर जा चुका है, बट ठीक है, ये भी कुछ इतना खास नहीं है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसा है नहीं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के न्यूज़पेपर में दोस्तों बस एक दो एडिटोरियल कुछ हैं काम के, और कुछ ऐसा है नहीं जो यूपीएससी के लिए हमें पढ़ने की ज़रूरत हो ज़्यादा। तो हम अपना डिस्कशन उस पर लेके चलते हैं, एडिटोरियल पे। ये तालिबान और अनइस्लामिक, इसमें इन्होंने बताया फैज़ान मुस्तफ़ा जी ने कि जो है कैसे इस्लाम में जो ओरिजिनल इस्लाम है उसमें जो है औरतों की एजुकेशन के लिए बहुत वो मतलब प्रोग्रेसिव व्यू है, लेकिन ये जो तालिबान का मूव है कि हायर एजुकेशन के लिए बैन कर देना वेमेन को, ये बहुत ही जो है काइंड ऑफ डिग्रेसिव और अनइस्लामिक मूव है। इन्होंने एग्जांपल दिया कि कैसे प्रॉफिट्स वाइफ आयशा ये ग्रेट स्कॉलर थी और लोग इनके पास आते थे कंसल्ट करने के लिए ऑन थियोलॉजिकल मैटर्स एंड मोर। दोस्तों एक ये आर्टिकल है साइंस एंड टेक जीएस पेपर 3 में, साइंस एंड टेक पार्ट है, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं इसको, या फिर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एआई आपको पता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर एआई के बारे में आपको नहीं पता है तो आप इसको गूगल पर ज़रूर सर्च करिए और अच्छे से आपको पता होना चाहिए एआई के बारे में। तो एक जो है, आपने देखा होगा कि आप स्विगी जोमेटो कहीं पर भी बात करते रहते हैं, मतलब अगर आप चैट करते हैं तो इनिशियली क्या होता है कि चैट बॉट आता है। बॉट आपको पता होगा, चैट बॉट, ये कोई इंसान नहीं होता है, ये कंप्यूटर ही आपसे बात करता है और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे, आपका जो भी इशू होता है उसके अकॉर्डिंग लेता है। फिर बाद में जो है आपको कोई कस्टमर सर्विस, मतलब कोई इंसान असाइन करा जाता है जो आपकी हेल्प करता है। तो इसी तरीके का एक जो है चैट बॉट है जिसका नाम है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी है दोस्तों। तो इसमें क्या ख़ास बात है चैट जीपीटी में, इसका जो है इन्होंने बताया कि चैट जीपीटी की डेफिनेशन क्या है। ओपन एआई चैट जीपीटी टर्न दैट simple experience into something entirely different. ChatGPT is being seen as a path-breaking example of AI chatbot. एक ChatGPT का AI chatbot है, chatbot का मतलब आपको मैंने अभी बताया। और ChatGPT is a chatbot built on large-scale transformer-based language model that is trained on a diverse data set of text and is capable of generating human-like responses to prompts. बहुत ज़्यादा इसको ट्रेनिंग दी गई है और बहुत डेटा सेट इसका ज़्यादा है और ये ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स दे सकता है। तो ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है चैट जीपीटी जो है राइटिंग कर सकता है, फिक्शन राइट कर सकता है, एस्से राइट कर सकता है, और बेसिक जो कोडिंग होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कोडिंग, तो ये कोड भी लिख सकता है चैट जीपीटी, और एस्से वगैरह भी लिख सकता है। तो लेकिन ये इतना ज़्यादा डेप्थ में अभी नहीं कि मतलब जैसे ह्यूमन एक अच्छा एस्से लिखता है उस हिसाब से डेप्थ नहीं रहता, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स काफ़ी सही रहते हैं इसके, और कोड्स भी बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं है, लेकिन हाँ अभी फॉर इनिशियल स्टेज बहुत मतलब अच्छे कोड्स हैं इसके जो ये लिख रहा है। तो अभी तो नहीं, लेकिन हाँ आगे चलकर ये चैट जीपीटी जैसे एआई चैटबॉट्स जो है ह्यूमंस को बहुत जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ हाउ दिस एआई इज़ built can be ensured it does not suffer from the same biases and bigotry many of its causes. उन्होंने बताया कि जैसे ह्यूमन बींग्स बहुत सारे बायसेस होते हैं, जैसे रेसिस्ट होते हैं, सेक्सिस्ट होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्या ये चैट बॉट्स में भी ऐसे एआई बेस्ड होंगे? क्योंकि ये भी जो है ह्यूमन
की तरह ही ट्रेनिंग लेंगे। तो क्या इनके अंदर भी वो बायसेस होंगे या नहीं होंगे, ये आगे देखने वाली बात रहेगी। Still, ChatGPT is a stark reminder of AI's potential and threat. Eventually, AI will take over, and we don't quite know in what form. उन्होंने बताया कि आगे चल के AI का ही ज़माना है और AI टेक ओवर लेगा, लेकिन कब लेगा, कैसे लेगा, ये हमें पता नहीं है। अगला आर्टिकल आता है, ये दोस्तों आर्टिकल UPSC के GS पर्सपेक्टिव से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपका ऑप्शनल है PSIR पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है तो आपको ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए। सी राजा मोहन ने लिखा है। कैसे, इन्होंने बेसिकली, मैं आपको ओवरलुक दे देता हूँ कि इंडिया का जो एलीट इन द सेंस कि जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं इंडिया के, वो किस तरीके से मॉस्को को देखते हैं, इस बारे में बात करी गई है। इन दिल्ली, पुतिन्स रसिया कंटिन्यू टू बी सीन एज द हेयर ऑफ सोवियत यूनियन। दिस मस्ट नॉट मेक अस ब्लाइंड टू मॉस्कोज इम्पीरियलिस्ट टेंडेंसीज। तो इन्होंने बेसिकली बताया कि जो मॉस्को है, रसिया है या फिर पुतिन है, इनकी जो टेंडेंसीज़ हैं वो एक्सपेंशनिस्ट हैं और इम्पीरियलिस्ट हैं। ओल्ड ग्लोरी में जाना चाहते हैं और इन्होंने जो यूक्रेन के साथ वार किया इसे डिक्लेयर कर रहे हैं होली वार वगैरह। तो इंडिया को ये चीज़ इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमारा जो स्टैंस है एंटी इम्पीरियलिज्म का और टेरिटोरियल से सॉवरेनिटी का, इसको मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये जो है एक आर्टिकल है, यशवंत सिन्हा जी ने लिखा है, हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने बेसिकली इस आर्टिकल में G20 के बारे में बताया है कि कैसे G20 एग्जिस्टेंस में आया, और पॉलिटिकल एंगल भी है थोड़ा, बट हम पॉलिटिकल एंगल डिस्कस नहीं करेंगे, हम बस G20 के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने बताया कि एक बार इंडिया और चेयरमैन रह चुका है G20 का, तो उस बारे में है। तो इन्होंने बताया कि कैसे 1999 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि ये खुद थे, वाशिंगटन गए थे वहाँ पे IMF और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग करने। तो वहाँ पे जो है G8 के बारे में उन्होंने बताया। उस टाइम G8 था, वर्ल्ड बैंक और IMF था, और उस टाइम कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं थी जहाँ पे डेवलपिंग और डेवलपिंग वर्ल्ड जैसे इंडिया वगैरह और डेवलप्ड वर्ल्ड जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं जैसे कि US और यूरोप, वेस्टर्न यूरोप बेसिकली, ये एक प्लेटफॉर्म पे आए। ऐसा कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं था। वर्ल्ड बैंक और IMF थे जहाँ पे ये होता था, लेकिन वर्ल्ड बैंक और IMF इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। तो उसके बाद जो है इन्होंने बताया कि कैसे फाइनेंस मिनिस्टर थे कनाडा के, जिनका नाम था पॉल मार्टिन। पॉल मार्टिन ने इनको इनवाइट करा और इन्होंने डिस्कस करा G20 का आइडिया, और इन्होंने फिर हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है हम करेंगे। तो उसके बाद 1999 दिसंबर 1999 में पहली मीटिंग हुई, जिसमें मार्टिन बिकम इट्स फर्स्ट चेयरमैन, एंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ग्रुप वाज हेल्ड इन बर्लिन इन द रिनोवेटेड बुंडस्टैग बिल्डिंग इन दिसंबर 1999। और इनको जो है सेकंड चेयरमैन इलेक्ट किया गया था। मार्टिन जो थे कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर, ये फर्स्ट चेयरमैन थे। और इसका बैकड्रॉप ये बताते हैं कि कैसे जो है 1997-98 में ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। तो इसको डील, इस बैकड्रॉप में जो है ये हुआ, ये जो इंस्टीट्यूशन है G20 का वो बना। फिर इन्होंने बताया है कि G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फाइनली मेट इन न्यू दिल्ली इन द ऑटम ऑफ 2002। इन्होंने बताया कि 2001 में जो है न्यू दिल्ली में मीटिंग होनी थी, लेकिन 2001 में 9/11 अटैक हो गया, जिसकी वजह से वो जो है शिफ्ट करके वेन्यू को न्यूयॉर्क कर दिया गया। लेकिन उसके अगले साल न्यू दिल्ली में G20 की मीटिंग हुई, जिसको इंडिया चेयरमैन था, और वो जशवंत सिंह, जो कि यशवंत सिंह सिन्हा जी के बाद फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, उन्होंने वो चेयरमैन थे इस मीटिंग के। और मतलब बेसिकली ये वाली मीटिंग जो 2002 में हुई है, इस टाइम इंडिया चेयरमैन था G20 का। और उसके बाद उन्होंने बताया कि उसके बाद ये जब 1999, 98, 97 का क्राइसिस हुआ था ईस्ट एशिया में, तो G20 की मीटिंग हुई, और इसमें बस सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती थी। लेकिन 2008 की जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, उसके बाद G20 को समिट लेवल पर किया गया। समिट लेवल मतलब कि नेशन के हेड जो है आएंगे। तो 2 tracks वर क्रिएटेड, one of the finance minister and the central bank governors and other of the Sherpas।
तो फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर्स का एक ट्रैक है जिसमें ये सब फाइनेंस रिलेटेड मैटर होते हैं, और शेरपास की मीटिंग होती है जिसमें क्लाइमेट चेंज होते हैं। अब और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का G20 शेरपा भी कौन है, तो आप गेस कर सकते हैं आंसर। मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। उनका नाम है अमिताभ सिन्हा, जो कि नीति आयोग के CEO रह चुके हैं। अभी फ़िलहाल वो इंडिया के G20 शेरपा हैं। और इन्होंने बताया कि 5 ग्रुप में G20 को बांटा गया है कंट्रीज़ को, और इनके बीच में जो काइंड ऑफ ये जो चेयरमैनशिप होती है रोटेट होती रहती है। तो बस, और बाकी इसमें पॉलिटिक्स की बात करी गई है कि कैसे ये मोदी गवर्नमेंट जो है एकदम शोशा बना देते हैं इसका, और हमने भी करा था लेकिन इतना हमने कुछ करा नहीं, मतलब तमाशा नहीं बनाया था। उसके बाद दोस्तों प्रचंड जो है ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ज़्यादा ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन IR के पर्सपेक्टिव से आप इतना आपको पता होना चाहिए कि जो प्रचंड हैं और ओली हैं, ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के मतलब फाउंडर और मेंबर्स हैं। तो ओली हैं और प्रचंड जी हैं, ये पहले एक ही पार्टी में थे, फिर ये लोग अलग हो गए। और ओली जी जो हैं वो बहुत ही एंटी इंडिया है। जब भी पिछली बार पावर में थे तो बहुत बयानबाजी वगैरह करे थे, और इंडिया के साथ नेपाल का रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गया था। प्रचंड भी पहले काफ़ी एंटी इंडिया थे, लेकिन ओली जी आके इनको फीका कर दिए। तो बहुत कहानी पुरानी है, लेकिन आपको अभी इतना पता होना चाहिए कि फ़िलहाल प्रचंड जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नेपाल के, और इन्होंने पार्टनरशिप करी है ओली के साथ। तो इंडिया के लिए कोई बहुत ख़ास अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे अभी देवबा जी थे, उनके साथ संबंध भारत के काफ़ी अच्छे थे। फ़िलहाल देखते हैं आगे क्या कैसे होता है। और वर्ल्ड की न्यूज़ में UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास है नहीं। चाइना में वायरस, रशिया चाइना ने ताइवान को थ्रेट करा है, और तो दोस्तों कुछ खास है नहीं। इकोनॉमी के फेस पे भी कोई ऐसी खबर है नहीं इम्पोर्टेंट UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।